देखो गाइस, कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, कल हमने न्यूटन्स लॉ के चैप्टर्स को स्टार्ट किया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने थियोरेटिकली बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप मेरी बातों को कितना समझ रहे हो, इसका मुझे कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप क्या करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करो। लाइक और कमेंट करने से क्या होगा कि कमेंट जो आएंगे आपको, तो मुझे रियलाइज होगा कि और क्या नया मुझे करना है, या जिस वे में चल रहे हैं वो परफेक्ट है। तो मैं, अगर इतनी मेरी बातें बच्चों को समझ में आ रही है, तो मैं आगे और क्या ऐड करूं इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने एकदम आपको स्टार्ट कल के लेक्चर्स में जो आपको मिला होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का लेक्चर्स, उसमें मैंने ये चीज डिसाइड कर रखी है कि एकदम बेसिक्स लेवल से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो मुझे ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो बेसिक्स का जो न्यूटन्स लॉ चल रहा है अभी, वो एकदम बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ताकि एडवांस लेवल पे जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए आप जरूर वहां पे कमेंट और लाइक करें, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि क्या चेंजेस करनी है, या फिर परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आज के डेट में, ठीक है, आज मुझे मिनिमम 50 प्लस लाइक तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, और 50 प्लस लाइक होने चाहिए और कमेंट होने चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, ये लाइक कमेंट की बातें बहुत हो गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, कल हमने क्या किया था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, आज का टर्म्स जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा क्या? न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। अब मेरी बात को समझो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूं, समझना। देखो, न्यूटन न्यूटन्स सेकंड लॉज define define the relation between define the relation between force and change in motion and change in motion change in motion. The product of mass and velocity, the product of mass and velocity is the best indicator is the best indicator is the best indicator of an object of an object of an object's of an object quantity of motion quantity of motion quantity of motion. क्लियर? अब देखो, this quantity of motion this quantity of motion this quantity of motion is called linear momentum is called linear momentum is called linear momentum of the object of the object and we write and we write and we write P is equal to m into v. ठीक है, P is equal to m into v. ठीक है, ये अब मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझो।
कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ठीक है। यहां समझना, देखो एक जगह समझो, मैंने क्या बोला, न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन द रिलेशन बिटवीन फोर्स, किसका रिलेशन है ये, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोशन। ये टर्म्स को बेटा समझो, चेंज इन मोशन, ठीक है। और चेंज इन मोशन को मैं क्या बोल रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन द बेस्ट इंडिकेटर। देखो चेंज इन मोशंस का मीनिंग क्या होता है, इस टर्म्स को समझना। जैसे सपोज करो मेरे पास इस जगह एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, ये ब्लॉक है जिसका मास है m, इज इट क्लियर। फिर यही ब्लॉक क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहां पहुंच जा रहा है, ठीक है, और ये इसका भी मास क्या है m। अब ये ब्लॉक देखो, ये a पोजीशन है ब्लॉक का और ये ब्लॉक का b पोजीशन। तो आप समझना मेरी बात को, अगर ये a पोजीशन से चल के b पोजीशन पे आया है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हुआ होगा, ठीक है। तो डिस्टरबेंस जब आप पैदा कर रहे हो इस पे, ठीक है, इस ब्लॉक के पास, समझो ये ब्लॉक के पास जो डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, इसके पास डिस्टरबेंस होने के कारण क्या हो रहा है, ये मोशन में आ रहा है, ठीक है, मतलब इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल रही है, और वो वेलोसिटी के कारण ये बॉडी क्या हो रहा है, ए पोजीशन से यहां जो तुम देख रहे हो बी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना। ए पोजीशन पे क्या आ रहा है, बी पोजीशन पे आ रहा है। तो देखो हमने क्या बोला आपको, यहां पर जो हम इंडिकेट कर रहे हैं कि फोर्स एंड चेंज इन मोशन, देखो किसी ऑब्जेक्ट पर जो मोशन में जो चेंज हो रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रिलेशन है किसका, फोर्स और चेंज इन मोशन का। मतलब इस पे जो आपने सपोज करो जो डिस्टरबेंस किया दैट इज द फोर्स, और उसके कारण ये बॉडी में, ठीक है ना, ये बॉडी में क्या हुआ कि ये डिस्प्लेस हुआ, मतलब इसके मोशन में जो चेंज हुआ उसका, इन दोनों का जो रिलेशन है वही क्या कहलाता है हमारे लिए, न्यूटन सेकंड लॉ। इज इट क्लियर, ठीक है। अब बात को समझो कि यहां पर अब क्या यूज किया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, मास प्रोडक्ट किसका, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट किसका है, मास और वेलोसिटी का, ठीक है। इसमें डिस्टरबेंस पैदा करने के कारण ये क्या हो रहा है, देखो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है मेरा, इस पे जैसे ही तुमने डिस्टरबेंस पैदा की तो ये क्या हुआ, एक वेलोसिटी एक्वायर किया, और वेलोसिटी एक्वायर करके ये डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो कंडीशन है, तो मास और वेलोसिटी ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वही बेस इंडिकेटर है और क्वांटिटी है किसका, मोशन का, ठीक है ना। इसी ये दोनों के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के कारण ये बॉडी क्या हो रहा है, इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को देखो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी से। इज दैट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतनी दूर समझने में आपको, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना आगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो एक टर्म्स, अब मैं यहाँ पे वापस यूज कर रहा हूँ, इस टर्म्स को समझना, ठीक है। क्या है देखो, मैं अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि न्यूटन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ relates the rate of change of an object momentum to the net force acting on that object on that ऑब्जेक्ट। तो हम क्या यहां से लिख सकते हैं, अब यहाँ टर्म्स को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, द rate at which a body a body's momentum लिख लो, momentum a body's momentum change is equal to the
नेट फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम, देखो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब dp किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, क्लियर है, आ रही है आपको बात समझ में। अब यहाँ टर्म्स को समझो, देखो यहाँ हमने क्या बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अब इस टर्म्स को समझो, यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं, देखो एकदम ध्यान से इस चीज को समझना कि मैंने जो बातें बोली हैं, अब वापस यहाँ पे एकदम मैं बड़ा फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, एक बिग फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको लॉजिकली कहीं दिक्कत नहीं हो उसको समझने में। देखो ये m मास का है, ठीक है, अभी इसका पोजीशन क्या है, देखो अभी इसका पोजीशन क्या है, ये रेस्ट में है। और रेस्ट में होने का मतलब ड्यू टू द काइनेमेटिक्स तुमको क्या पता है, u इज इक्वल टू 0, तुम तुरंत में ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, अब इस बॉडी पे मैंने क्या किया है, इस बॉडी को मैंने एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दी, यहां से मैंने क्या किया, एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, ये फोर्स लगने के कारण देखो ये बॉडी जो है ये अपने पोजीशन से इस पोजीशन पे चल के आ गया, देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चल के आ गया। ठीक है, अब जब ये आया तो इसको हो सकता है यहां से जब यहां आया तो ये कोई वेलोसिटी एक्वायर कर लिया होगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो ये पोजीशन ए था और ये पोजीशन बी था, तो हम ये नहीं कह सकते ये फोर्स अप्लाई, जो एक्सटर्नल फोर्स, ये कैसा फोर्स है, देखो अब मेरी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म्स में इस टर्म्स को अच्छे से ध्यान रखोगे, ये जो हो गया, ये जो डिस्टर्बेंस हो गया, ये पूरा डिस्टर्बेंस जो हो गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो गया टोटल, ये देखो ये हो गया सिस्टम, ये क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टम। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ये फोर्स अंदर चला गया, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, देखो इसको वापस से समझना, ये छोटा सा फिगर बनाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लगेगा और अच्छे से, क्लियर है ना। देखो देखो यहाँ समझना, देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि आप थोड़ा टर्म्स को समझना बेटा, ये मास यहाँ है, ठीक है, ये मास यहाँ पर है, ये दो मास है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक फोर्स लगा, ठीक है, इस ब्लॉक पे, यहाँ पे इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया, तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ए पोजीशन से कहाँ जा रहा है, बी पोजीशन पे। तो ये जो चेंजेस आ रहा है मतलब इसके मोमेंटम में चेंज है। तो अगर मैं यहाँ तुमको बोलूँ कि बताओ पी इनिशियल मोमेंटम क्या था, तो तुम बोलोगे मास इंटू जीरो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रखे हैं, जीरो, और बाद में क्या चेंज होके आ गया, कुछ वेलोसिटी भी, तो पी फाइनल क्या हो गया तुम्हारे पास, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिख रहे हो तुम, चेंज इन मोमेंटम क्या लिख रहे हो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इज इट क्लियर ना। ठीक है, तो अब यही जो चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट का चेंज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स। अब देखो अब समझना यहाँ पे, ठीक है, इतनी बातें तुमको समझ में आया, मैं दोनों टर्म से तुमको एकदम काइनेमेटिक्स से रिलेट करता हुआ भी समझाऊंगा, और बेसिकली जो हमारा मेन थॉट है उसको भी आपको समझना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ देखो फोर्स इज इक्वल टू इतना लिख रहे हैं, तो देखो अब यहां से देखो टर्म समझते जाना, F इज इक्वल टू डीपी, डीपी का मतलब क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय dt। इज इट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, ठीक है, इतना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसी भी बॉडी का मास क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना, क्लियर आ रही है आपको बात समझ में। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन, यहाँ चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉडीज मास रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर बॉडी का मास रिमेन कांस्टेंट है तो ये मास जो है कांस्टेंट वाले टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालोगे, क्या लिखोगे, dv बाई dt। ठीक है, और तुमको ड्यू टू द काइनेमेटिक्स ये पता है कि ये जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं dv बाई dt, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो मेरी बात, एक रफ स्केच बनाता हूं मैं कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, क्योंकि देखो अब हम अपन अपर क्लास में हैं, हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा फंडा पता है, तो हमने मास इनटू डीवी बाई dt, बट यहाँ पे समझो डीवी बाई dt का मतलब क्या होता है, डीवी बाई dt का एक्चुअल मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है द रेट चेंज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है। तो तुम अगर इसको ऐसे भी लिखोगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही है बात समझ में, तो इस टर्म्स को भी तुम यूज कर सकते हो। और यहाँ dv बाई dt दैट इज क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये जो एक्सेलरेशन होता है, अब यहाँ पे मेरी बात को समझा, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है क्या, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये भूलोगे नहीं, एकदम याद रखोगे कि ये जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स या पूरे सिस्टम पे लगा हुआ फोर्स। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा ये दो तीन टर्म्स में जरूर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि तुमको कभी दिक्कत नहीं हो इस टर्म्स को समझने में। देखो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले थोड़े थोड़े फिगर्स बनाए थे तुमको कि जैसे ये मास है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ समझो, ये जो मास है ये यहां से पहुंच के इस जगह आ गया, देखो ये इस जगह पहुंच गया, क्लियर है, तो मैंने ये बताया। और यहां पर देखो, अब ये जो डिस्टर्बेंस हुई, मान लो ए पोजीशन से चल के ये जो बी पोजीशन पे आया, ठीक है, तो ये मास में कहां से, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया, तो देखो इस टोटल को क्या करो, एक सर्कल में ऐसे बंद कर लो। ठीक है, अब इस पूरे सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम। ये क्या हो गया मेरे पास, सिस्टम। ठीक है ना, ये क्या बोल दिए, सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम्स के बारे में समझो। ठीक है, ये जो सिस्टम है, अब ये सिस्टम यहां से यहां कैसे डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि इसको बाहर से एक फोर्स लगाया गया। ठीक है, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसके कारण ब्लॉक यहां से यहां चला आया। अब देखो लॉजिकली ये होगा कि सर ये तो सर्कल के सरफेस पे लगा रहे हो, यानी बेटा मैं जो फोर्सेस लगा रहा हूं ना, ये ब्लॉक पे ही लगा रहा हूं, मगर ये जो डिस्टर्बेंस हुआ ए से बी हुआ, इस टोटल को मैंने सिस्टम बोला। तो इसको क्या बोलेंगे, इस पे जो फोर्स लगा, पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और जिसके कारण ये बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हुई, और इस पर जो नेट एक्सेलरेशन आया, ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को, जो नेट एक्सेलरेशन आया उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में जो फोर्स डिफाइन करते हैं, F is equal to mass into acceleration, this acceleration is called instantaneous acceleration। ठीक है ना, instantaneous acceleration, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्लियर है, आ रही है इतनी बात समझ में। अब देखो अगर किसी को और भी डिस्टर्बेंस है ना इसको समझने में, तो ऐसे समझो, एक ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है, फिर इसके साथ एक ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसा बहुत सारा ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक हैं इस तरह से पड़ा, और इस पर तुम इस तरह से एक फोर्स लगा रहे हो। इस फोर्स लगाने के कारण देखो ये जो पूरा सिस्टम ऑफ द ब्लॉक हो गया, इस पूरे सिस्टम ऑफ ब्लॉक को मतलब ऐसे जो सर्कल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब इन पूरे सिस्टम को मैं एक ब्लॉक ले लूं, एक बड़ा ब्लॉक ले लूं, जिसको एक एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। आई बात समझ में, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, टोटल। ठीक है, टोटल जितनी भी बॉडी है सब पे लगा हुआ फोर्स। ठीक है, और जिसके कारण पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और अब यहां से अगर ये कहीं आगे बढ़ रहा है तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे अपने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, देखो अब यहां पे मेरी बात को समझो।
अब देखो मैं एक बात बोलूं, अगर कि मैं ये कहूं कि न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो इंक्लूडेड होता है, मतलब ये न्यूटन सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा ये क्या नया बोल रहे हैं ये, तो देखो मैं तुमको बताऊं, पहले मैं स्टेटमेंट लिखूं आपके लिए। देखो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स देखो यहां समझना, न्यूटन्स सेकंड लॉ includes the first law as the special case, as the देखो as the special case the first law स्पेशल केस, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ इंक्लूडेड द फर्स्ट लॉ एज द स्पेशल केस। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखो स्पेशल केस, यहाँ पे स्पेशल केस क्या है इसको इंडिकेट कर ले पहले। स्पेशल केस में ऐसे ले लो कि f is equal to 0 in this case, a is equal to 0, so an object velocity does not change, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स को समझो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपके लिए। देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने क्या लिखा कि न्यूटन सेकंड लॉ इंक्लूड द फर्स्ट लॉ एज द स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस है? फोर्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो अगर तुम इसको इस तरह से इंडिकेट करो कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर तुमने फोर्स को 0 कर दिया, फोर्स क्या हो गया मेरे पास 0 हो गया, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। और एक्सेलरेशन 0 हो कब होता है? जब वेलोसिटी क्या हो जाए कांस्टेंट, है ना। कि अगर तुमने dv बाई dt, इसको क्या बोलते हो बताओ, dv बाई dt इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अगर मैं ये बोलूं कि वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा? अब यहाँ पे बात करो, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा? जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0। ये क्या हो जाए 0। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर अगर हमने ऐसा किया कि किसी बॉडी पे फोर्स लगा के उसको बाद उसको छोड़ दिया, मतलब फोर्स क्या हो गया, एक बार तुमने डिस्टर्ब करके उसको छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली मैंने क्या सिखाया था फर्स्ट लॉ में कि अगर एक डिस्टर्बेंस लगा के उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में फोर्स को तुम 0 कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और किसको डिफाइन कर देगा? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। इज दैट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतनी दूर समझने में? चलो अब देखो यहाँ पे समझना, अब थोड़ी सी और बातें करेंगे हम न्यूटन्स लॉ के बारे में, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करेंगे। मोर अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। देखो जैसे मैं ये बोलूं कि अगर इस तरह से समझना कि यहाँ एक बॉडी है, ऐसे समझो ये एक बॉडी है, ये ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, कुछ m मास का, ये कुछ m मास का बॉडी है, ठीक है। इसमें बहुत जगह से फोर्स लग रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, देखो कोई इधर से फोर्स लग रहा है, कोई इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई इधर से फोर्स लग रहा है, क्लियर है ना, कोई इधर से फोर्स लग रहा है, कोई इधर से फोर्स लग रहा है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इस बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है और तुमको पता है कि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इस देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इस पे जितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स का जो समेशन होगा
वो किसके बराबर कर दोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन के, ये मैंने तुमको बताया है अभी, ठीक है। क्लियर आ रही है बात समझ, किसके बराबर कर देंगे हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आप समझो, क्लियर है। देखो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ सेवरल फोर्स, if several force are acting, if several force are acting on an object, on an object, on an object, we express, we express summation of f is equal to vector sum of all the forces, vector sum of all the forces acting on the object, acting on the object, acting on the object। देखो अब यहाँ पे तुम डिक्लेयर कर सकते हो, देखो यहाँ पे टर्म्स को समझना, देखो यहाँ पर है, जैसे सपोज करो ये फोर्स है, ठीक है, यहाँ देखना मेरी बात को समझना, ये फोर्स है, इसका नाम मैंने F1 दे दिया, ठीक है। ये फोर्स इधर लग रहा है, इसको F2 दे दो, इस फोर्स को मैंने F3 दे दिया, ठीक है, इसको मैं F3 बोल रहा हूँ, इस फोर्स को मैं F4 बोल रहा हूँ, इसको मैं F5 बोल रहा हूँ, इसको मैं F6 बोल रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे फोर्सेस लगे हुए, तो अब यहाँ पे समझो फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, ये F7 ले लो, तो देखो ये फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, टोटल समेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। जो सेवरल सेवरल टाइप ऑफ द फोर्स लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वी एक्सप्रेस समेशन ऑफ फोर्स, क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारे फोर्स को ऐड करके उसका वेक्टर सम देख लेंगे, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं आपको, क्लियर है ना। अब यहां पे समझो, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट may also, it may also be called, we called total force, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल फोर्स, या फिर क्या बोलेंगे इसको, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। वो जो समेशन ऑफ एफ है उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल फोर्स, या फिर क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, और क्या बोल सकते हैं, और द अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब पूछोगे ये अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे लिख रहे हो, तो देखो ना यहाँ पे डायरेक्शन देख बेटा, डायरेक्शन देखो, कहीं भी है कुछ भी है तो समेशन है। अगर देखो जैसे मैं ये ऐसे बताऊं कि ये जो फोर्स का इंडिकेटर है, इसके ठीक अपोजिट इधर फोर्स है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। तो अभी हमें तो पता ही नहीं कि ये जो ऑब्जेक्ट है किस साइड जा रहा है। हो सकता है, देखो हो सकता है ऐसा कि इस तरफ वाला फोर्स बड़ा हो जाए और इस तरफ वाला फोर्स कम हो जाए, तो ये इसको इस तरफ लेके चला जाएगा राइट साइड में, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स यही क्या है, टोटल फोर्स, या फिर उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब यहां देखो जब वेक्टर सम की बात आ रही है, तो वेक्टर सम्स का मतलब क्या होता है कि हर डायरेक्शन में हो सकता है, ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक टर्म्स और यूटिलाइज करो कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, देखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ can be expressed, can be expressed in term, can be expressed in terms, can be expressed in terms of, in terms
ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये बात बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, कंपोनेंट्स। ठीक है, वेक्टर में हमने डिस्कस किया है इसको। देखो कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे सपोज करो उधर जो फोर्स है, मान लो जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। टोटल एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको क्या लिखोगे, एफ वाई इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन। अगर जेड डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या भी लिखोगे इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, आ रही है बात समझ। मगर एक चीज याद रखो, टोटल जो फोर्स होता है, ठीक है, क्लियर है ना, हमेशा याद रखना कि जो टोटल फोर्स होता है वो फोर्स नहीं है, एग्जैक्टली वो फोर्स नहीं होता, उसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब उस बॉडी पे टोटल इफेक्ट कितना है फोर्स का, उसको कहेंगे हम। ठीक है, तो यहां भी एक टर्म्स याद रखो, ऐसे लिख लो, रिमेंबर दैट mass into acceleration is not a force, not a force, it is effect, it is देखो it is effect of net force। ठीक है, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स। कहीं दिक्कत नहीं थी दूर समझने में? ठीक है, अब मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिकली और अच्छे से इसको डिटेल में समझना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज करो एक ब्लॉक यहां बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना, एक ब्लॉक ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक और ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये चलो M2 हो गया, ये M1 हो गया, ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, अगर ये ऐसा रखा हुआ है और इस पर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये टोटल ये सिस्टम है जो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस फोर्स का हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक इस तरफ और एक कहां बनाएंगे, इस तरफ, ऐसे एक कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एफ एक्स, और इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, एफ वाई। ठीक है, तो टोटल एफ एक्स कंपोनेंट, देखो एफ एक्स का फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ए एक्स, और एफ वाई का हम लोग क्या बोलेंगे, मास इंटू ए वाई। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं इतने टर्म्स को, अब आपको समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है मेरा ये बोलने का। ठीक है, तो अब समझ में आया कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। ठीक है, देखो अभी न्यूटन सेकंड लॉ आपको मैंने डिटेल किया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वहां से मेन हम 11th के फिजिक्स में इंटर करना शुरू करेंगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम पे। ठीक है, कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आगे आएगा आगे के लेक्चर्स में, अब आप प्रोसीड कर रहे हो 11th के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो प्योर 11th का कॉन्सेप्ट था, अभी तक हम एकदम बेसिक्स 9th के 10th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली 9th में पढ़ना है सीबीएसई में ये, तो 9th के जो कॉन्सेप्ट हैं और 11th में भी जो स्टार्ट में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या, न्यूटन थर्ड लॉ और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है, बट बेटा always remember please like and comment this section because उसके करने से मुझे तुम्हारे थॉट्स का पता चलेगा। ओके